क्या हड्डियां कमजोर इसलिए हुई कि लाइफस्टाइल सिडेंटरी हो गया? 40 करोड़ लोग जो 60 साल से ऊपर हैं, उसका 90% किसी न किसी हड्डियों की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। लोगों की हड्डियां कमज़ोर ज़्यादा हुई हैं एज़ कम्पेयर टू पुराने समय में। हर आदमी स्विगी पे चला गया है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जो लोग ज्यादा चलेंगे उनकी हड्डियां ज्यादा चलेंगी? 100%। फटीग तभी होगी ना जब मसल कमज़ोर होगी। नॉर्मल किसी भी आदमी को सप्लीमेंट लेकर के बॉडी बनाने के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। एज रिलेटेड के अलावा कोई भी आर्थराइटिस है, उसका पेन यूजुअली जाड़े में बढ़ जाता है। ज्यादा चलेंगे तो घुटने खराब हो जाएंगे, इसलिए कम चलना चाहिए। इससे बड़ा ब्लंडर स्टेटमेंट हो नहीं सकता। अगर आपकी ड्रेसिंग पे स्पॉट आया है और वो बड़ा हो रहा है और वो गीला हो गया है, यू शुड विजिट योर डॉक्टर। आमतौर पर लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि भारत में डायबिटीज के मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। इस बात से भी परेशान रहते हैं कि भारत में दिल के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और मौतों का पहला कारण हार्ट डिजीज है। लेकिन शायद ही आपने कभी हड्डियों से जुड़ी हुई बीमारियों के आंकड़े देखे होंगे। भारत में 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को हड्डियों की कोई ना कोई परेशानी है। ये वो मरीज हैं जिन्हें बहुत गंभीर परेशानियां नहीं है, लेकिन छोटी मोटी परेशानियां लेकर जूझ रहे हैं। भारत में हर साल 4.5 लाख लोग किसी न किसी तरह के फ्रैक्चर के शिकार होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार तमाम मरीजों में से 80% महिलाएं होती हैं और महिलाएं आमतौर पर अपनी सेहत को नेग्लेक्ट करती हैं। तो आज भारत समेत पूरी दुनिया की बोन हेल्थ पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, जो कि जाने माने जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हैं और फिलहाल दिल्ली में फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जो डेटा हमने बताया उसको देखकर लोगों को ये लगता है दिल की बीमारी है, मतलब भारत में तो होगी, जेनेटिकली हम प्रीडिस्पोज हैं। क्या हम हड्डियों की बीमारी के लिए भी जेनेटिकली प्रीडिस्पोज हैं या भारतीयों की हड्डियां जन्म से कमज़ोर हैं, ऐसा पूछा जाए? मैं आपके आंकड़े से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। आपने सिर्फ टिप ऑफ आइसबर्ग बताया है। आपने बताया 6 करोड़ लोग। हमारे देश की पॉपुलेशन इस समय 140 करोड़ है और उस 140 करोड़ में कम से कम 40 करोड़ लोगों की उम्र 60 साल से ऊपर है, जैसा आंकड़े बताते हैं। और जितने 40 करोड़ लोग जो 60 साल से ऊपर हैं, उसका 90% किसी न किसी हड्डियों की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। वो मेनली ऑस्टियोपोरोसिस होती है, वो मेनली ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, या जवानी के समय में 60 इयर्स के पहले कोई इंजरी हुई है, चोट लगी है, ये उसके पेन से सफ़र कर रहे होते हैं। बस बात यह है कि हड्डियों का दर्द आपको मरीज़ तब तक डॉक्टर के पास नहीं जब तक वो मजबूर ना हो जाए, जब तक उसका चलना रुक ना जाए। अदरवाइज मरीज़ तो बहुत हैं पर ज़िंदगी जी रहे हैं और खींच रहे हैं। तो क्या भारतीयों का स्ट्रक्चर ऐसा है कि प्रीडिस्पोज्ड हैं या कुछ आदतें ऐसी हैं जिसकी वजह से हड्डियां कमज़ोर हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीयों मतलब कुछ ऐसा स्पेसिफिक मैं नहीं बताना चाहूँगा। हाँ, जो जब से मेट्रो लाइफ स्टाइल आई है, उस मेट्रो लाइफ स्टाइल या शहरीकरण की वजह से लोगों की हड्डियाँ कमज़ोर ज़्यादा हुई हैं एज़ कम्पेयर टू पुराने समय में। मैं इस बात को मानता हूं कि पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे देश की 60 से 70 साल थी, जो भी बढ़ करके 70 से 80 के आसपास पहुंच चुकी है। तो वो एज की प्रॉब्लम है। हम वैसे जो भी हुआ, न्यूट्रिशन बेहतर हुआ, कंट्री डेवलप हुआ, सारी चीज़ें आई, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, मेडिकल साइंस डेवलप हुआ। लेकिन अगर आप कहें कि बोन हेल्थ बेहतर हो गई, तो मैं उससे मैं नहीं मानता। क्यों? क्योंकि हर आदमी स्विगी पे चला गया है, काम कुछ नहीं करेगा। उनका बस चले तो डॉक्टर भी स्विगी से बना ले और खाना जोमेटो स्विगी से आ ही रहा है। बिल्कुल। तो क्या हड्डियां कमजोर इसलिए हुई कि लाइफस्टाइल सिडेंटरी हो गया, आप ये कह रहे हैं? यस, लाइफ स्टाइल सिडेंटरी होने की वजह से लोगों का जो भगवान ने जैसे बनाया था कि आदमी पैदल चले, एक्सरसाइज करे, वॉक करे, फिजिकल एक्टिविटी करे, वो धीरे धीरे विद द एडवांसमेंट ऑफ वर्ल्ड वो कम होता जा रहा है, तो बोन की प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जो लोग ज़्यादा चलेंगे उनकी हड्डियां ज़्यादा चलेंगी? 100%। आप जाके देखिए ना, दरियागंज में 75 साल के बाबा 45 साल की 2 लोगों को लेकर ढो रहे होंगे। बाबा का वेट होगा करीब 60 किलो और जो बैठे लोग उनका होगा 200 किलो। तो ये समस्या है। तो जो ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो बाबा जो रिक्शा चला रहे हैं, उनकी एज भले 70 साल हो, उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं मिलेगी आपको, उनको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं मिलेगी, क्योंकि वो मेहनत का काम कर रहे हैं।
वो हड्डियां मजबूत उनकी हो रही हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि आप जितनी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, जितना लाइफ में एक्टिव रहेंगे, आपकी हड्डियां और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, यानी आप अपने आप को ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर से दूर रखना चाहते हैं तो सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी करिए। डॉक्टर साहब कह रहे हैं मेरे पास नहीं आना है, उसके लिए चलते रहिए। तो लोग अक्सर ये पूछते हैं कि कितने कदम चलना चाहिए। गैजेट्स 10,000 स्टेप्स का टारगेट देते हैं, उसको कैसे तय करना चाहिए? वो फैशन है, हिलाते रहिए। हम्म तो गूगल में आप स्टेप्स को हिलाते काउंट रहिए, करेगा? स्टेप्स काउंट करता रहेगा। जेब में थोड़ा तेज चलिए तब भी काउंट करेगा। तो ये सब मतलब ये सब एडवांसमेंट के साइड इफेक्ट मैं कहूँगा। ठीक है, होना चाहिए एक मेजरमेंट, लेकिन आप अपने घर में वॉक कर रहे हैं, आप अपने घर से निकल के पड़ोसी घर में गए, आप अपने साथ शॉपिंग करने गए, दिस इज नॉट वॉकिंग। ओके, लोग तो इसे काउंट करते हाँ, हैं तो यही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि हम गए थे नीचे सब्जी लेने, सब्जी लेने, हो गई हमारी। वॉक। तो ऐसे नहीं होता ना। आपका एंड्योरेंस आना चाहिए। एंड्योरेंस का मतलब है जब आपकी बॉडी की कैपेसिटी एक लिमिट तक जाने लगे, यानी कि आपको फटीग होने लगे, थकान होने लगे, आपको स्वेटिंग होने लगे, कम से कम दिन में एक बार पसीना अगर आपको आ रहा है तो आपको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम से कम 70 साल तक। यानी आपको इतनी स्पीड से चलना है कि आपको पसीना आए। कुछ भी ऐसा करिए जिसमें कि आपका पसीना आए, फिजिकल एक्टिविटी के फॉर्म में। ओके, तो जो ये कितने कदम चलने का टारगेट है, उसको कुछ बेंचमार्क लोग बना सकते हैं कि इतने कदम चलना है या इतने घंटे चलना है? हमारे यहाँ कहा जाता अंधे से काना बेहतर। वही है ये। कुछ तो चलिए, कुछ तो चलिए। पहले लोग चलते भी नहीं थे। अब कुछ लोग जो मोबाइल फ्रीक हैं वो, उनको लगता है कि उनको थोड़ा देखते हैं, समझते हैं, जो हम रिकॉर्ड करें ये भी लोग सुनेंगे, देखेंगे, तो वो शायद उनको थोड़ा अवेयरनेस आएगी, वो देखें, कम से कम ये कोशिश तो करेंगे कि वो 10,000 कदम कर चलें। तो कुछ ना से कुछ तो सही है ही है। और मैं अपने मरीजों से कहता हूँ जो भी आते हैं, मेरा स्लोगन है चलोगे तो चलोगे। और ये जिंदगी के लिए है। आप जितना चलोगे उतना ही चलोगे, जितना आप रेस्ट करोगे उतना ही कम ऐसा चलोगे। नहीं है कि उम्र ज़्यादा हो गई, ज़्यादा चलेंगे तो जल्दी हड्डियां बैठ जाएंगी और जो बुजुर्ग हैं वो बेड पर आ जाएंगे। अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि आप बुजुर्ग हो गए हैं, आप अपनी एक्टिविटी कम कर दीजिए। उन्हें उस बाबा को सलाम करना चाहिए जिन सरदार जी ने मेरे से 106 ईयर्स एंड 8 मंथ में हिप रिप्लेसमेंट कराया था। वो रिकॉर्ड मेरे नाम पे भले है, लेकिन ये रिकॉर्ड एक्चुअली उस बाबा का था जो मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा था डॉक्टर साहब मुझे चला दीजिए। तो 106.8 ईयर्स पे वो बाबा चलने के लिए मेरे पास आया था और उसकी सर्जरी हुई थी और वो चल के गया था। हिम्मत की उन्होंने, 106 साल में हिप रिप्लेसमेंट करवाई, कामयाब हुई। कामयाब हुई, चल के गए, और वो रिकॉर्ड है अभी तक का। तो क्या ये बात गलत है कि अगर आप बुजुर्ग हो गए हैं, 60 पार हैं, 70 पार हैं, तो हड्डियां बचा के रखिए, कम चलिए, एक्टिविटी लिमिटेड रखिए, फ्रैक्चर्स हो जाएंगे? ये सोच कितनी सही है? ये मिस इन्फॉर्मेशन। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है तो चलते रहिए, आपको चलना चाहिए, उम्र कोई भी हो। उम्र कोई भी हो। दिक्कत है तो दिक्कत को खत्म करके चलिए। ओके, आपके घुटने में तकलीफ है, दिक्कत के साथ जीना नहीं है। हाँ, नहीं, चलना जरूरी है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है बॉडी में मेडिकली, आप नहीं चलोगे तो आप पूरे सिस्टम को कंप्रोमाइज करोगे। इसको मैं एक तरह से और कहता हूं कि आपके पास रोल्स रॉयस होती है रोज। जब बच्चा पैदा होता है तो रोल्स रॉयस होता है, जब डेवलप होता है तो आप उसको रोल्स रॉयस के फॉर्म में खटारा बनाना चाहते हैं तो आप उसको गराज में खड़ी कर दीजिए। आप किसी भी बेस्ट गाड़ी को गराज में खड़ी कर दीजिए, 1 साल बाद निकालिए, वो धक्के खाए रहेगी, उसकी टायर की हवा कम हो जाएगी, उसका इंजन ऑयल खराब हो जाएगा, उसकी उम्र घट जाएगी। तो जिस तरीके से गाड़ी, आपकी कार, आपका बाइक, आपका कोई भी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, आप उसको जितना यूज करते हैं वो उतना बेहतर चलता है। उसी तरीके से भगवान ने ये बॉडी दी है, आप उसको जितना ज़्यादा यूज करोगे वो उतना ज़्यादा चलेगा, उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, उसकी इंड्योरेंस उतनी अच्छी होगी, और मुझे लगता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी और बढ़ेगी। ओके, कम और ज़्यादा, इसका जो हिसाब है लोग अक्सर अपनी सुविधा के हिसाब से लगाते हैं। तो अगर हम लोगों को एक छोटा सा टारगेट बता पाएँ, हर कोई अपने गैजेट से 10,000 स्टेप्स काउंट नहीं करता होगा,
मिनट, घंटे, पेस, ऐसा कोई टारगेट दे सकते हैं लोगों को कि इतना चलिए तो आप सेहतमंद रहेंगे? कुछ नहीं कीजिए, अगर आपकी उम्र करीब 35 साल से कम है और आप 6 मिनट में 1 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं तो यू आर फिट। बहुत स्पीड है इसमें। हाँ, तभी तो मैं 6 बोल मिनट में 35 साल की एज भी तो है। हम्म। अगर आपकी एज 35 से 50 है तो ये 6 मिनट 8 से 9 मिनट हो जाएगा। आपको 1 किलोमीटर को बेंचमार्क बनाना चाहिए। 1 किलोमीटर आप कितनी देर में चल रहे हैं, वहीं से तो आपकी कैपेसिटी डेवलप होगी ना। और कितनी देर चलना चाहिए? कम से कम अगर आप 6 किलोमीटर से कम चल रहे हैं रोज तो दिक्कत है। और इन मिनिमम सिचुएशन अगर आप 20 मिनट में 3 किलोमीटर भी चल रहे हैं, इवन एक ही बार चल रहे हैं, 20 मिनट कुछ नहीं करिए, 20 मिनट तेजी से चलिए। इससे सस्ता इलाज तो नहीं हो सकता ना, इससे सस्ती एडवाइस तो नहीं हो सकती। अपनी जिंदगी में 20 मिनट निकालिए और जितनी तेज चल सकते हो उतनी तेज चलिए। लेकिन जो कहा जाता है कि चलना अगर आप शुरू करते हैं तो वार्म अप कीजिए, पेस बढ़ाइए, कूल डाउन कीजिए, ये पैटर्न कितना सही है? एकदम तेज चलने में भी समस्या हो सकती है। अब आपने आज ही में ये हमारा पॉडकास्ट देखा और कल दौड़ पड़े तो मैं कुछ नहीं कर तो सकता। परसों आपके पास आएंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, इट शुड बी डेली। कोई भी चीज आप अचानक शुरू कर देंगे, वार्म अप उनके लिए होता है। वार्म अप डेज में नहीं चलता। वार्म अप का मतलब होता है कि आप एक्सरसाइज करने गए, आपका प्लान है कि आप 1.5 घंटे एक्सरसाइज करोगे, तब 15 मिनट आप वार्म अप करोगे। आप 15 मिनट कुल करें तो वार्म अप क्या करोगे? तो 20 मिनट में अगर आप 3 किलोमीटर चल रहे हैं, ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं, एटलीस्ट इन वर्स्ट सिचुएशन कम इतना तो चलिए, जिससे 20 मिनट में अगर आप चलेंगे करीब 3-3.5 किलोमीटर तो आप पक्का है आपको थोड़ा पसीना आएगा। बिल्कुल आएगा। आपकी मांसपेशियां तेज चलेंगी, आपका हार्ट अच्छा काम करेगा, आपकी सांस तेज चलेगी, आपका लंग क्लियर होगा, आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, तो पूरी बॉडी रिजुवेनेट हो जाएगी। बिल्कुल। 20 मिनट में 3 किलोमीटर का मतलब है आप 6.5 मिनट में 1 किलोमीटर का टारगेट पूरा कर रहे हैं। अगर आप कभी नहीं चले हैं तो आप धीरे धीरे इस पेस पर आने की कोशिश कीजिए। और अगर आप, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, एक दिन में 6 किलोमीटर नहीं चल रहे हैं तो दिक्कत है। बहुत सारे लोग अब काउंट कर रहे होंगे, शायद वो महीने भर में 6 किलोमीटर चले होंगे। उन बेचारों के लिए बड़ी समस्या है। नहीं, उनके लिए समस्या है जो 10,000 स्टेप्स चल रहे हैं, पर उनका 1 किलोमीटर 15 मिनट में पूरा हो रहा है। 1 किलोमीटर 15 मिनट में आप चल रहे हैं और आपकी एज 50 साल से कम है और आप 10,000 स्टेप चल रहे हैं, उसके से बेहतर है कि आप 20 मिनट में 3.5 किलोमीटर चलें। अब हम आपको ये बताएंगे कि कंप्यूटर पर, कीबोर्ड पर काम करते हुए, लैपटॉप पर काम करते हुए आप क्या गलती करते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। आजकल हमारे पास यंग लोगों की, यंग मीन्स की जो वर्किंग पॉपुलेशन है, यानी 18 साल से लेकर के 48 साल तक के लोग ज़्यादातर जो आते हैं वो कहते हैं जी कंधे में दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, ऊपर की पीठ में दर्द हो रहा है और वो दर्द पूरे हाथ तक भी आ रहा है। हिस्ट्री लेने पे पता चलता है कि वो सुबह शाम कंप्यूटर पर बैठे होते हैं। और उसका सिंपल सा इलाज मैं करता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ कि आप अपने कंप्यूटर पे, यूजुअली पेशेंट जो भी आदमी आता है अपने ऑफिस में काम करता है वो इस तरह से कंप्यूटर पे काम करता है। ये सामने मॉनिटर है, ये आपका डेस्कटॉप है जिसके ऊपर आप कीबोर्ड पे आप काम कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा रीज़न है आप लोगों के नेक पेन का, शोल्डर पेन का, आर्म पेन का, अपर बैक पेन का। क्योंकि आपका करीब 12 से 14 किलो का है एक हाथ, 15 किलो का एक हाथ इस तरफ है और उतना ही हाथ इस तरफ है। अब ये दोनों लटका कहाँ पे हुआ है? आपके कंधे पे, आपके स्पाइन पे। तो ये जो पूरा वेट जो पूरे 24 घंटे आपके पास 25 किलो का लटक रहा है और ऐसे काम करते हुए लटका हुआ है, यही वजह है कि यहाँ की मसल्स में फटीग आ जाती, थकान आ जाती है। और आप जब सुबह ऑफिस जाते हैं तो आपको दर्द नहीं रहता है। जब आपका लंच ब्रेक होता है, सेकेंड हाफ होता है, तब आपको पेन शुरू होता है। और रात तक जब आप ऑफिस से घर पहुंचते हैं तो आपको सर दर्द भी हो रहा होता है और घर में जाके आप झगड़ा करते हैं। उसको अवॉइड करने का सिंपल सा एक तरीका है कि आपके बैठने के लिए एक
आपके टेबल और आपकी चेयर की हाइट में एक एडजस्टमेंट होना चाहिए। ऐसा एडजस्टमेंट होना चाहिए कि जब आप चेयर पे बैठें और टेबल पे और कंप्यूटर पे काम करें तो आपका पेट आपके मेज के एज से टच होना चाहिए, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ये। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, जब आप इस पे ऐसे बैठेंगे, चेयर पूरी अंदर होनी चाहिए जिससे बैक सपोर्ट हो, ये है। अब आप ऐसे करेंगे तो भी आपका एल्बो इस पे रेस्ट कर रहा है, आप ऐसे बैठेंगे तो भी आपका एल्बो इस पे रेस्ट कर रहा है। अब इससे क्या किया आपने अपने पूरे आर्म का वेट जो है, जो शोल्डर और नेक पे जा रहा था, स्पाइन पे जा रहा था, वो ख़त्म कर दिया। अब आपका एल्बो आर्म पूरा टेबल पे रेस्ट कर रहा है। आप अपने इस कीबोर्ड को आगे कर दीजिए, आप अपने मॉनिटर को दूर कर दीजिए, और जब भी आप कंप्यूटर पे काम करें तो आपके दोनों एल्बो टेबल के ऊपर रेस्ट करें और आप पूरे दिन काम करें। आपकी ये प्रॉब्लम, जिसके लिए आप ऑर्थोपेडिक सर्जन ढूंढ रहे हैं, जिसके लिए आप फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, जिसके लिए आप डॉक्टर बदल रहे हैं, दवा खा रहे हैं और घर में झगड़ा भी कर रहे हैं, उससे बचिए। केवल अपनी इस पोस्चर को ठीक कर लीजिए। ऐसा करने के बाद आपकी 90% नेक की, शोल्डर की, आर्म की और अपर बैक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वैसे एक पंजाबी गाना है गुरदास मान का, दिल होना चाहिए जवान के उम्र अच की रखे है। इसका मतलब ये है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, या एज दिमाग में होती है। ये बात कुछ हद तक सही है। आप बुज़ुर्ग हो जाएं, उसके बावजूद अगर आपकी हड्डियां साथ दे रही हैं तो मस्त चलते रहिए। और डॉक्टर साहब कह रहे हैं चलोगे तो चलोगे, इस बात का ख्याल रखिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने जो भी सवाल हैं उन्हें कॉमेंट सेक्शन में छोड़िएगा, हम एक्सपर्ट्स के ज़रिए आप तक उनका जवाब भी लाएंगे। नमस्कार।